हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर पर। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और जैसा आप जानते हैं, मैं आपके लिए जो सीडीपी का पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी जिसमें मोस्टली साइकोलॉजी के थ्योरीज आती हैं, वो आपको करवाती हूँ, ताकि आपकी एग्जाम्स हैं, पात्रता परीक्षा, उनमें हेल्प हो जाए। और आज है ऐसा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और कई बार 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आज हम करेंगे। और आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इंटेलिजेंस में जो मेजरमेंट है, टेस्टिंग है, उसके बारे में, उसके जो मेन कंसेप्ट हैं, जैसे आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया, फॉर्मूला किसने दिया, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है दिमाग में और पेपर में बार बार आता है, बार बार गलत होता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। क्वेश्चंस नहीं, मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगी लाइन, आप नोट करते जाएं। जो लाइन लिखूंगी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वही इसमें लिए हैं, और कुछ थ्योरीज हैं किसने दी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस है ये, इसका मेजरमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि सबसे पहले इसके फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मेंटल टेस्टिंग। ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, सर फ्रांसिस गाल्टन। अब इन्होंने क्या किया था, 1884 में एक लैब बनाई थी जिसमें इंटेलिजेंस मेजरमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है। अब वो कामयाब हुए नहीं हुए कोई मतलब नहीं, कोई काम जब शुरू करते हैं तो बाधाएं भी आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन स्टार्ट तो करना होता है किसी ना किसी को। तो इन्होंने स्टार्ट किया था, इसलिए इनका नाम फादर ऑफ मेंटल टेस्टिंग के नाम से जाना जाता है, सर फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद हुआ 1904 में, 1904 में क्या किया कि बीने, ठीक है, बीने नाम सुना है आपने। बीने हैं वो क्या है कि एल्फर्ड बीने, उनका पूरा नाम है एल्फर्ड बीने। उन्होंने और उनके एक स्टूडेंट थे, उन्होंने साइमन, कोई कोई इसको सिमोन भी बोलता है, कोई साइमन बोलता है। बीने और सिमोन ने एक टेस्ट बच्चों के लिए ये अप्लाई करके देखा था सिस्टेमेटिक ढंग से। तो सिस्टेमेटिकली रूप से टेस्ट है, मेंटल टेस्टिंग है, वो किसने स्टार्ट की है, बीने ने। और कब की है, 1904 में। अब 1904 और कई बार 1905 भी आ जाता है, ठीक है। उन्होंने टेस्ट बनाया, उसमें दोनों का नाम आता है, बीने साइमन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये टेस्ट है, ये 1904 या 1905 आए, इस ऑप्शन में से आपको लगाना है। और पहला टेस्ट इन्होंने ही बताया था सिस्टेमेटिक ढंग से कि बच्चों का टेस्ट कैसे ले सकते हैं। और ये टेस्ट था, ये किस तरह के बच्चों के लिए था, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए जो पहला टेस्ट किसने बनाया, बीने एंड साइमन ने। कब बनाया, 1904 में। क्लियर हुआ। इसके बाद अगला स्टेप है, ये जो टेस्ट बना इसको बार बार रिवाइज्ड किया गया, वर्जन इसके चेंज किए गए। और क्यों किए गए, उसमें सुधार लाने के लिए। कभी कोई कंसेप्ट आता गया, कभी कोई कंसेप्ट आता गया। तो सबसे पहले हुआ इसका 1908 में फर्स्ट वर्जन, यानी रिवाइज किया गया इसको। और रिवाइज करके इसमें क्या जोड़ा गया, मेंटल एज का कंसेप्ट जोड़ा गया, यानी 1908 में मेंटल एज का कंसेप्ट है वो आया, ठीक है। अब मेंटल एज आ गया। मेंटल एज के बाद 1911 विलियम स्टर्न है, उन्होंने जो आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशेंट है उस टाइप का उन्होंने मेंटल क्वोशेंट ये कंसेप्ट दिया। और इसको उन्होंने कैसे बताया कि बच्चे की जो मेंटल एज है वो अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु, मानसिक आयु वास्तविक आयु से डिवाइड करेंगे तो हमारा मेंटल क्वोशेंट आ जाएगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि जो आईक्यू है वो कंसेप्ट किसने दिया,
अब ये होता है ना, कोई कंसेप्ट है, किसी ने यूज कर लिया, कोई वर्ड है, टर्म है, वो यूज कर ली, और उसका आगे जाके दूसरे ने उसको अप्लाई करके देखा, तो इन्होंने कंसेप्ट दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया? कंसेप्ट दिया है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? 1916 में टर्मन है, उन्होंने आईक्यू को अप्लाई करके फॉर्मूला बना दिया कि आईक्यू कैसे निकाले। ठीक है, आईक्यू कैसे निकाले, उन्होंने बताया मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ये करेंगे तो हमारी आईक्यू निकल आएगी। तो टर्मन ने फॉर्मूला दिया। ठीक है, टर्मन ने फॉर्मूला दिया। अब फॉर्मूला याद कैसे करेंगे कि टर्न कर दिया भाई, उन्होंने कुछ बदलाव कर दिया। कब? 1916 में। और यहाँ पर टर्मन ने एक और बदलाव किया, जो हमारा बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट था उसका नाम स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ आया? आईक्यू है, मान लो किसी बच्चे का मेंटल एज, मानसिक आयु है, वो है 14 ईयर्स, 14 वर्ष, और क्रोनोलॉजिकल एज है 12 ईयर्स। अब इसका आईक्यू निकालना है, तो आईक्यू कैसे निकालेंगे? मेंटल एज है 14, ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो क्रोनोलॉजिकल एज है ना, वास्तविक आयु है, वो 16 ईयर्स लेनी है। मैक्सिमम कितनी लेनी है? 16 ईयर्स। अगर इसमें कोई ये बता दे आपको कि उसकी आयु 20 है या 20 अबो है, कुछ भी है, 16 से ऊपर है, तो आपको हमेशा यहाँ पे 16 ही लेना है। मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? 16। ठीक है, तो उसकी फिर हम क्या निकालेंगे? आईक्यू। समझ आया? ये इस तरह से पजल भी कर सकते हैं आईक्यू निकालने के लिए। अब अगली बात करें कि एक टर्म आती है डेविएशन आईक्यू। डेविएशन आईक्यू है ये टर्म, ये कंसेप्ट किसका है? ये है वेसलर का। वेसलर ने ये टर्म कब दी है? 1939 में, डेविएशन आईक्यू। ठीक है, ये भी आ सकता है। डेविएशन आईक्यू की टर्म किसकी है? वेसलर, 1939 में। अब इसके बाद बात करें कि वेसलर का भी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो वो काफी सारे हो जाएंगे। मेन मैंने आपको बता दिया है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और जो ये हमारा साइमन बीने टेस्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट रहता है। इसका ही नाम बाद में बदलकर स्टैनफोर्ड बीने स्केल रख दिया। किसने रख दिया? टर्मन ने रखा था। ये कब रखा था? 1916 में। अब बात करें कि जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग है, टेस्ट हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके करने के आधार पर कि सब्जेक्ट्स कितने हैं, हम कितने के ऊपर अप्लाई करके ये रिजल्ट निकालेंगे। तो एक होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, और दूसरा होता है ग्रुप टेस्ट, कि एक बार में एक सब्जेक्ट लेके उसके ऊपर करें या समूह में करें। ठीक है, तो आप जो इंडिविजुअल है इसको भी 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। अब वर्बल में कौन कौन से आएंगे? वर्बल क्या होता है? शाब्दिक, ये अशाब्दिक। शाब्दिक से समझते हैं जिसमें भाषा का प्रयोग करेंगे, शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो शाब्दिक हो गए। और नॉन वर्बल में कौन से हो गए? जिसमें हम कोई आकृति है या अंकों का प्रयोग करेंगे, वो नॉन वर्बल में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें वर्बल में कौन कौन से आएंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट 3 हैं। सबसे पहला है बीने, अभी जो मैंने बताया था वो आ जाएंगे, बीने साइमन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट या स्केल। सेकंड है हमारा स्टैनफोर्ड बीने स्केल, और थर्ड है हमारा टर्मन मैरिल स्केल, ये इसमें आ जाएंगे। अब नॉन वर्बल में कौन से आएंगे? नॉन वर्बल में वो टेस्ट आएंगे जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होगा। तो जैसे हमारा मिनीसोटा, ठीक है, मिनीसोटा, और ये होता है पिक्चर
कंप्लीटेशन, जो चित्रांकन है, चित्र बनाना और चित्र पूरा करना, तो पिक्चर कंप्लीटेशन, कंप्लीट करना, और पिक्चर ड्रा करना, ठीक है। और कौन सा आ जाएगा हमारा नॉन वर्बल में, एक होता है कोज, को का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ठीक है, कोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, डिजाइन टेस्ट। और एक हमारा है वेसलर टेस्ट। वेसलर के दो टेस्ट हैं, एक चिल्ड्रन के लिए है, एक अडल्ट के लिए। AIS वेसलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, और एक हो जाएगा WISC वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ये दो नाम से वेसलर के टेस्ट हैं, और ये है सारे नॉन वर्बल टेस्ट। समझ आए आपको? इंडिविजुअल व्यक्तिगत, कि एक व्यक्ति के ऊपर एक बार में अप्लाई करना हो तो ये हमारे टेस्ट यूज होते हैं इंटेलिजेंस में, ध्यान रखना है इसको। अब करेंगे ग्रुप टेस्ट, भी दो तरह से होंगे इसी तरह से, एक होगा हमारा वर्बल और दूसरा होगा नॉन वर्बल, नॉन वर्बल। अब वर्बल में कौन से आएंगे? वर्बल में आएगा हमारा जैसे ये है आर्मी अल्फा टेस्ट, अल्फा टेस्ट। और ये कब शुरू हुआ था आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट? ये 1917 1918 में स्टार्ट हुए थे, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार था। उस टाइम जो सैनिकों की भर्ती के लिए टेस्ट करवाया गया था वो ये टेस्ट था, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। तो ये याद रख लेना कि आर्मी क्या होता है, आर्मी होती ग्रुप, समूह, झुंड। तो क्या है हमारा ग्रुप में टेस्ट है वो आर्मी अल्फा टेस्ट, और आर्मी बीटा टेस्ट दोनों ग्रुप टेस्ट हैं, और ये वर्बल है और ये हमारा नॉन वर्बल है, आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है। और इसमें और कौन से आ जाएंगे? नॉन वर्बल में एक मोस्ट इंपोर्टेंट है रैमन प्रोग्रेसिव ये मैट्रिक्स, ठीक है। रैमन हिंदी में ऐसे लिखते हैं रैमन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, और इंग्लिश में ये लिखते हैं रैमन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। कोई भी टेस्ट आ जाए, ये समूह टेस्ट है या व्यक्तिगत टेस्ट है, कौन सी नॉन वर्बल है, वर्बल है। अब एक और रह जाता है हमारा स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट। ये किस तरह के टेस्ट होते हैं कि जैसे टाइम दे रखा हो और उस टाइम में हमें क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं, स्पीडली सोल्व करने हैं। बैंकिंग के होते हैं ना पेपर, और क्लर्क के लिए होते हैं जिसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो भी स्पीड टेस्ट में होते हैं। और अब होता है पावर टेस्ट। पावर टेस्ट, पावर टेस्ट डिफिकल्टी लेवल पर होता है, क्वेश्चन है वो डिफिकल्टी लेवल के ऊपर होते हैं कि इजी से डिफिकल्ट लेवल की साइड जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे पावर टेस्ट। कि बच्चे ये याद रख लो कि पावर कितनी है, कितने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, तो ये डिफिकल्टी लेवल चेक करने के लिए होता है। ये स्पीड टेस्ट है, वो बच्चे की स्पीड कि कितना जल्दी वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, उसकी जो रिस्पॉन्स स्पीड है उसको चेक करने के लिए होता है। और हमारा एस्टेट है, ये दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, स्पीड एंड पावर टेस्ट। अब इसके बाद एक होता है परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में वो टेस्ट आ जाते हैं जिसमें कोई क्रिया करके दिखाए जाते हैं, काम के द्वारा, एक्शन के द्वारा कुछ देखा जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिविटी देखी जाती है, वो परफॉर्मेंस टेस्ट में आ जाएंगे। इसका एक एग्जांपल है हमारा, जैसे कई बार पेपर में आता है अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, ये परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जांपल है बेस्ट। और इसके साथ ही जैसे क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट आता है, और कंस्ट्रक्ट करने की कोई भी आपको वर्ड दिख जाए तो वो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। समझ आया इतना? अब हम बात करेंगे मेन थ्योरीज की, कि कौन सी थ्योरी है, किसके द्वारा दी गई है। ज्यादा डीप नहीं करेंगे, जो मैंने पहले करवा दी हैं उनसे अलग हैं, वो थोड़ा सा हम करेंगे। गिनती काउंटिंग कहाँ से होती है? 1 से, 1 से।
तो वन फैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक कारक सिद्धांत, ये अभी जो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जिसने ये टेस्ट बनाए हैं वो एक कारक को ही टेस्ट करने के लिए बनाए थे, जैसे बीने हैं, टर्मन हैं, साइमन हैं, तो ये सब किस में आ जाएंगे, एक कारक सिद्धांत में आ जाएंगे, ठीक है। बीने लिख देती हूँ, बाकी आप देख लेना। इसके बाद द्विकारक, टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक किसने दिया है, स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन की थ्योरी है। अब और जो त्रिकारक है ना वो भी स्पीयरमैन की है, दोनों इसमें बाद में इन्होंने एक कारक ऐड कर दिया था। स्पीयरमैन की थ्योरी में मैंने करवाया था आपको एक वीडियो में एस फैक्टर और जी फैक्टर, जी फैक्टर यानी जेनेटिक फैक्टर और एस फैक्टर है वो लर्न फैक्टर होता है, करवाया था आपको। अब आगे देखो, तीसरा अगला है मल्टी फैक्टर, मल्टी फैक्टर यानी बहुकारक, ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक की थ्योरी है बहुकारक सिद्धांत। फिर है हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस, इन दोनों में मोस्ट कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा मल्टीपल इंटेलिजेंस और मल्टी फैक्टर। मल्टी फैक्टर इन्होंने जो थॉर्नडाइक है इन्होंने कहा कि स्पीयरमैन ने दो ही फैक्टर बताए हैं, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है उसमें काफी सारे फैक्टर होते हैं, दो ही नहीं होते, तो इसकी इन्होंने आलोचना की, क्रिटिसिज्म किया और तब इन्होंने थ्योरी दी। लेकिन मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि सिद्धांत, ये किसका है, हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने कहा है कि बहुत सारी बुद्धियां हैं, और ये मैंने करवा रखी है, 7 पहले दी थी इन्होंने, प्लस में 3 बाद में दी थी, ठीक है। एक है हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब ये देखो, मल्टी फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, मल्टीपल इंटेलिजेंस, तीनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन हमें ये अलग अलग याद रखनी है। ग्रुप फैक्टर दिया है थ्रस्टन ने दी है, 7 प्राइमरी एबिलिटीज बताई हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप फैक्टर समूह कारक सिद्धांत, ये बहुकारक सिद्धांत है, ये बहुबुद्धि सिद्धांत है, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा, एक थ्योरी दी है कैटल ने कौन सी दी है, 2 टाइप की बुद्धि बताई है, इंटेलिजेंस है वो 2 टाइप की बताई है, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस, एक क्रिस्टलाइज्ड। अब फ्लूइड है उसको तरल बुद्धि कहते हैं और इसको ठोस बुद्धि कहते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड है उसको ये समझ लो कि जो हमारा जी फैक्टर था स्पीयरमैन का, जेनेटिक फैक्टर की जेनेटिक वंशानुक्रम पर निर्भर होती है, वो हमारी फ्लूइड तरल बुद्धि होती है, और ठोस होती है वो लर्न होती है। और दूसरी बात है, ये जो फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, वो सारे क्रिस्टलाइज्ड में आते हैं, ठीक है, ठोस बुद्धि होती है। तो ये 2 दिए थे किसने, कैटल ने, ये अलग है, इसको अलग से याद रखो कि कैटल ने दी है 2 तरल और ठोस बुद्धि। और गिलफर्ड की थ्योरी, गिलफर्ड ने क्या बताया है कि इंटेलिजेंस है ये 3D में होती है, 3 डायमेंशनल शेप देखी है आपने, क्यूब है, क्यूबोइड है, जिसकी 3 डायमेंशन होती हैं, और लेंथ ब्रेथ हाइट। तो ये गिलफर्ड की थ्योरी में भी ऐसा ही है, उन्होंने कहा है कि इसमें कंटेंट, इंटेलिजेंस में है कंटेंट और ऑपरेशन और प्रोडक्ट, इनका जो इकट्ठा मिला जुला रूप है वो क्या है, इंटेलिजेंस है। ये गिलफर्ड ने कहा है कि कंटेंट यानी सामग्री बोल सकते हैं, या फिर उसमें विषय वस्तु हो सकती है, ठीक है, विषय वस्तु, और ऑपरेशन होते हैं संक्रिया, और ये होता है उत्पाद, हिंदी में ये कहेंगे इनको।
तो ये कंसेप्ट आ जाए तो किसकी थ्योरी के हैं, गिलफर्ड की। और इसकी 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं, त्रिपदीय थ्योरी भी कहते हैं। तो आप ये देख लेना कि ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है, ये अलग थ्योरी है। बाकी हैं वो कारक दिए हैं, फैक्टर दिए हैं, टाइप दिए हैं, इस तरह से इसने अपना अलग से ही एक थ्योरी बनाई है। उम्मीद है आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको आते हैं तो आपका रिवाइज भी हो गया होगा साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।